हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब लेक्चर को और आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग लेक्चर नंबर 2, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के हैं। इसमें आज हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत हद तक लास्ट लेक्चर में हमने देखा। अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझना चाहते हैं कि आखिर ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो सिंपली आपको एक नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया था, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, है ना, स्मॉल डी कैपिटल डी, ऐसा करके एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया था। वो क्या था एक्चुअल में? वो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन जो लिखी जाती है वो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। ठीक है, उसमें उसके सिंबल्स यूज करके, जो भी एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल यूज करके, उसके फार्मूला को यूज करके, है ना, वो रिएक्शन लिखा जाता है। तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर्मेट ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो यहां पे हम सिंपली डायरेक्टली वो फिर से मैं लिख देता हूं वही चीज कि ये केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो सकता है, और भी बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए बी मैंने लिखा है तो सिर्फ ए बी और सी डी ही होगा, जरूरी नहीं है। ई एफ भी हो सकता है इससे कम भी हो, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलना है। तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं इसको। केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज वर्ड इक्वेशन, जो कि वर्ड में लिखा हुआ रहता है ना। सो वर्ड इक्वेशन। एंड सेकेंडली जो दूसरी बात करते हैं दैट इज सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ये दोनों अगर दिमाग में रहेगा तो देखिए, जैसे मान लीजिए वर्ड इक्वेशन कैसा दिया जा सकता है, एक दो एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है मीथेन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। तो यहां पे ये वर्ड में लिखना है, तो मैं यहां पे बार बार, देखो हैबिट है एक्चुअली सिंबल का ना, मैं सिंबल दे दे रहा हूं। ऑक्सीजन के जगह पे ऑक्सीजन लिखूंगा, ऑक्सीजन गैस होगा ये, है ना। ये रिएक्शन जब करेगा तो क्या बना देगा? मीथेन ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो ये बर्न करेगा और यहां पे आपको बना देगा, जो कार्बन बर्न करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में क्या करेगा? वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो इसको हम सिंबल में करना चाहते हैं। ये वर्ड में लिख दिया मैंने अभी, है ना। सिंबल में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? CH4 को सिंबल में क्या इसका फॉर्मूला लिखते हैं? तो CH4। ऑक्सीजन गैस को क्या लिखते हैं? O2। ये क्या दे देता है? CO2 प्लस वाटर दैट इज H2O। ऐसे करके दे देता है। वही तो लिखा है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स और फॉर्मूली ऑफ क्या सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। यही केमिकल इक्वेशन, और क्या है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, है ना। तो ढेरों एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स लेने का तो बहुत सारे ले सकते हैं। इतने सारे रिएक्शन अभी आपने पीछे भी लिख लिए, है ना। और भी रिएक्शन चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया हो कि मैं दूसरे पेज में चला जाता हूं सो दैट इजी हो जाएगा अपने लिए। तो मैं क्या करता हूं कि आपको यहां पे लिख करके दे देता हूं कि ये आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना के दे देगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। सो दिस इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे आप देखिए कि ये क्या चीज है। दिस वन इज मैग्नीशियम एंड दिस इज योर ऑक्सीजन।
इन दोनों को ऐड कर दीजिए, रिएक्शन करके ये बना लेते हैं MgO। तो ये ऊपर वाला जो है वो वर्ड इक्वेशन है और नीचे वाला क्या है, सिंबल इक्वेशन है, जहाँ पे आपने सिंबल यूज़ किया है। तो यही दो तरीके से हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो होता है दूसरा, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग जो है वो अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये चीज आपको यहां पे देखनी है। सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी देखिए, जो सिंपल तरीका है वो हीट एंड ट्रायल मेथड है। मैं आराम से आपको लास्ट पोर्शन में इसके कैसे रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बड़े डिटेल में, बहुत आपको टोटल मेथड आपको मैं यहाँ काउंट करा देता हूँ। एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बनाते हो, जो मोस्ट फेमस है जो आपके लेवल पे है ना, वो हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये क्लास 10th में चलो फिर भी ठीक है, चल जाता है काम, लेकिन आपको क्लास 10th के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। तो ये वाला आपने कह दिया हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लो सर। और एक मेथड होता है दैट इज अलजेब्रिक मेथड। ये दोनों मेथड आपको क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं। अलजेब्रिक मेथड एंड हीट एंड ट्रायल मेथड क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं। इनमें से कोई भी एक मेथड सीख जाओगे तो नॉर्मल बैलेंसिंग तो आ ही जाएगी, ठीक है। थर्ड वन जो होता है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एंड फाइनली द फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड, ये चार तरीके हैं जिनसे आप किसी भी तरह के रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं रिडॉक्स चैप्टर में, और ये वाला 10th में कवर किया जाता है ये मेथड्स। तो कोई टीचर हीट एंड ट्रायल बताते हैं, कोई एल्जेब्रिक मेथड बताते हैं, तो अलग अलग बहुत सारे मेथड से बेटा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इनसे भी हटके भी रिएक्शंस बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। बट मैं जो कहता हूं अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैं कह पा रहा हूं कि सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं इन चारों में से बताऊं, ऐसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, तो इनमें से अगर बेस्ट बताने की कोशिश करूं तो हीट एंड ट्रायल मेथड तो भैया फिर भी छोटे मोटे रिएक्शंस में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो हम भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि आपके लेवल पे फिर भी छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, तो चलो काम चल जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। एल्जेब्रिक मेथड एक बहुत बेहतर ऑप्शन है ना, इस मेथड को आप लेकर के चल सकते हैं 10th के लेवल तक। ये बहुत ही बेहतर मेथड है, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स लगता है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने को। सिंपल इक्वेशंस आते हैं, और अगर आपको अलजेब्रा वाला इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो इजीली आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं आप इस मेथड से, ईजी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डिमेरिट ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन बड़ा होता चला जाता है ना, वैसे वैसे आपका यहाँ जो इक्वेशंस आते हैं वो लेंदी होते चला जाता है, और इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है इक्वेशन कि फिर उसका निकाल पाना, वैल्यू ए बी सी डी का वैल्यू निकाल पाना बहुत टफ हो जाता है। बस यही चीज़ यहाँ पे डिमेरिट है कि रिएक्शन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो वहाँ पे थोड़ा सा डिमेरिट दिखाना स्टार्ट करता है। हालांकि मैं ये मेथड आपको बताऊंगा, है ना, तो ये मेथड हम लोग डिस्कशन करेंगे, अलजेब्रिक मेथड को बताऊंगा। भले ही ये थोड़ा सा अजीब है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप कर लेना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हम इस मेथड को यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में बताया जाता है। हालांकि आपको यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड तो नॉर्मल है, ये तो सभी को आता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। हीट एंड ट्रायल का सिंपल सा मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स है, राइट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं उनको इक्वेट कर दो, दैट्स ऑल, खत्म बात, है ना। सिंपल देखना होता है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मान लो CH4 है यहाँ पे, ठीक है, तो CH4 को O2 से रिएक्शन करवाए तो कितना हो गया, यहाँ पे CO2 बन गया और प्लस H2O बन गया यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन 1 था, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 करने के लिए 2H2O करना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन होगा 4, 2H2O कर दिया तो 4 हाइड्रोजन हो गया। इसके चक्कर में ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दिए,
तो बस देख लिए कि कितने एटम राइट साइड में है कितने लेफ्ट साइड में, बस बैलेंसिंग कर देते हो, दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। ये डायरेक्ट वाला छोटे छोटे रिएक्शन में करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में आपको बताऊंगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इस मेथड को पर्सनली, तो ये मेथड मेरे लिए बहुत रामबाण है। मतलब कितना भी बड़ा रिएक्शन आ जाए, एकदम एक्सट्रीम बड़ा आ जाए रिएक्शन, जितना बड़ा रिएक्शन उतना ईजी हो जाएगा उसके लिए। ये मेथड में थर्ड स्टेप अगर मैं बताऊँ ना, तो थर्ड स्टेप में रिएक्शन की हमेशा आंसर आ जाता है। थर्ड स्टेप में ही एक रिएक्शन में लिखता हूँ ऑक्सीडेशन का, एक रिडक्शन का, एंड तीसरा ऐड कर देता हूँ, तो अपना थर्ड स्टेप में ही आंसर आ जाता है ऑलवेज, तीसरे स्टेप में ही। और इसमें गलती होने की संभावनाएं, चांसेस बहुत कम होती हैं, बहुत कम। ठीक है, तो ये मेथड मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, दैट इज ऑक्सीडेशन मेथड। हालांकि मैं ये दोनों मेथड को आपको बताऊंगा, आपको जो मेथड बेहतर लगे आप उस मेथड को इंप्लीमेंट करके आप बैलेंसिंग करना, बट मैं बैलेंसिंग अभी यहां पे स्टार्ट करने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो हम एंड ऑफ द टॉपिक, यानी कि जब हम रिडॉक्स बताना स्टार्ट करेंगे यहीं पे इसी चैप्टर में, तब मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो यहां पे सिंपली आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप जब किसी रिएक्शंस को बैलेंस कर देते हैं बेटा, तो वो क्या करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगता है ना, इसको सपोर्ट करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा इस बात को, कि ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं था, है ना, ये रिएक्शन की बात करें तो चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, है ना, पूरा लिख ही देता हूँ कि ये हो गया अपना CH4 और साथ में O2 लगाया था आपने, तो यहाँ पे CO2 दिया था और साथ में H2O दिया था। यहाँ पे 2 लगा दिए तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपने 2 लगा दिया। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास आपने लिया था, राइट हैंड साइड में भी उतना ही मास रहता है। जब आप पूरी तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखते हैं, ये तभी पॉसिबल है ना। तो बैलेंस रिएक्शन आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो यहां पे क्या होता है कि ये हो जाएगा 16 ग्राम, 16 ग्राम, और ये हो जाएगा 16 टू द 32, 32 टू द 64 ग्राम, ये 64 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, मास 16 इंटू 2 और 2 फिर यहाँ पे 32 इंटू 2, 64 ग्राम। इसी तरीके से ये 44 ग्राम हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और ये वाटर का 18 होता है, तो 18 टू द 36, तो 36 ग्राम। ऐड करेंगे तो दोनों साइड में इक्वल आएगा। कितना आएगा बता सकते हैं? ये आ जाएगा आपको 4 यहाँ पे 0 और 6 के साथ 70 ग्राम आ जाएगा, 80 ग्राम आएगा, 80 ग्राम आ जाएगा, 80 ग्राम। और राइट साइड में भी देख लीजिए तो 80 ग्राम है। तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों साइड बराबर हो गया मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, मतलब मास कंजर्व रह रहा है ना, लॉस नहीं हो रहा है। जितना लेफ्ट में लिए थे उतना ही राइट में आ गया, तो ये उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो और हीट एंड ट्रायल मेथड से सिंपली आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बट मैं रूल जो सिखाने वाला हूं वो एंड ऑफ द टॉपिक में सिखाने वाला हूं, यानी कि रिडॉक्स वाले टॉपिक में। अभी हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो स्पेशलिटीज ऑफ द केमिकल इक्वेशन, आखिर केमिकल इक्वेशन की क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं, वो क्या क्या फायदा होता है इससे, देखिए। तो मैं यहां पे बताने वाला हूं आपको स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आइए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि ये आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है ना। तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट किए हैं। तो एटम्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन मतलब कौन कौन से एटम वहां पे पार्टिसिपेट किए हैं उस रिएक्शन में, ये यहां पे इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाता है किसी भी रिएक्शंस को देखते हुए, राइट। इसी तरीके से और आप बात कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, कितने एलिमेंट हैं, है ना, कौन से मॉलिक्यूल वहां पे पार्टिसिपेट किया है और कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं, वही एटम्स, वो सब कुछ यहां पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। उसकी कितनी वेट है, जैसे अभी हमने आपको वेट के बारे में बताया या नहीं, रिएक्शन में वेट, है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना वेट था, है ना। आप रिएक्शन लिख सकते देख सकते हैं, जैसे CaCO3 है, यहाँ पे CaO है प्लस CO2 है,
तो आपको पता चल गया ना कि ये 100 ग्राम इसका पार्टिसिपेट किया, ये भी पता चल गया कि कैल्शियम एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, है ना, और ये यहाँ पे कार्बोनेट यानी कि कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से आपको एलिमेंट्स के बारे में पता चला, ये कंपाउंड्स के बारे में पता चला, ये मॉलिक्यूल्स पता चला। यहाँ पे ये भी पता चला आपको कि यहाँ पे ये इसके वेट के बारे में पता चला कि 100 ग्राम वेट है इसका CaCO3 का, कैलकुलेट करके देख लीजिए, है ना। यहाँ पे 40 + 16 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 56 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आसानी से आप। कोई बात जब बहुत बड़ा रोल नहीं है ये सब का, बहुत मतलब ये वेट के बारे में आपको बताता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, वहाँ पे देख करके हम बता देंगे कि इसका इतना वेट है, ठीक है। और ये आपको क्या क्या बताता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो गैसियस स्टेट में है ना, G देख करके हम पता लग लेते हैं कि गैस में है, किसी को L देख करके पता लगा लेते हैं कि लिक्विड स्टेट में है, किसी के हम यहाँ पे S को देख करके पता लगा लेते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में, यानी कि ये स्टेट पता कर लेते हैं आराम से। और किसी रिएक्शन में वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम कितना है वो हम देख लेते हैं वो गिवन रिएक्शन में, ठीक है। वैलेंसी बता सकते हैं किसी रिएक्शन को देख करके। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप किसी रिएक्शन को पर्टिकुलर देख करके बता सकते हैं। बट अगर कुछ स्पेशलिटीज हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं? अगर जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है सॉलिड लिक्विड गैस की, मान लीजिए रिएक्शन ऐसे ही लिख दिया जाए, रिएक्शन आपने लिख दिया H2 + O2 gives H2O, तो ये इसकी लिमिटेशन यहां पे ये बोलूंगा कि यहां पे तो पता ही नहीं भैया कौन सा स्टेट है, अगर नहीं गिवन है तो कुछ भी नहीं पता है अपने को। लो आप रिएक्शन देख करके मुझे बता दो कि कौन सा स्टेट में है, नहीं बता पाओगे, है ना। उसी तरीके से आप इसके रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बता पाओगे अगर जब तक मेंशन नहीं किया रहेगा यहाँ पे ना, आप उसके रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बता सकते। मेंशन करेगा तभी आप इसके रेट ऑफ रिएक्शंस बता सकते हैं। कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, जब तक मेंशन नहीं होगा आप अपने से नहीं बता सकते, रिएक्शंस को देख करके नहीं बता सकते। तो कुछ और चीजें हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है, ये भी पता नहीं चल पा रहा है जब तक कि इस रिएक्शन में मेंशन नहीं होंगे। दीज आर द लिमिटेशंस, जितने मैं बोल रहा हूं अभी, है ना, लिमिटेशन है। तो क्या क्या मैंने कहा कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, बिना रिएक्शन में गिवन मेंशन हो नहीं दिया है तो नहीं पता कर सकते हम। रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, अगर नहीं दिया है रिएक्शन में तब भी नहीं पता कर सकते, नहीं बता सकते हम, तो ये मेंशन करना जरूरी है ना। स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर नहीं गिवन है तब भी नहीं बता सकते, हमें बताना पड़ेगा यहां पे रिएक्शन में कि ये इतनी रेट ऑफ रिएक्शन से हो रही है। कैटलिस्ट हमें बताना पड़ेगा कि ये कैटलिस्ट है, हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा स्टेट में है कोई एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल, तभी आप जाकर के एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो दीज आर द लिमिटेशंस। तो अगर मैं बोलूं कि इसका रेक्टिफिकेशन करिए सर, कि अगर ये लिमिटेशन है तो इसके रेक्टिफिकेशन भी होगा, जी हाँ। आप जब गैसेस स्टेट में है तो बाकायदा आप नोट करिए यहाँ पे कि ये गैसेस स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में, उसके स्टेट को मेंशन कर दीजिए ये लिक्विड स्टेट में, तो आपका करेक्ट हो गया। लिख दिया तो आपने करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप लिख दें ये, इसको रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे लिख दें कि ये एक्सोथर्मिक है तो मतलब समझ में आ जाएगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है। आप यहाँ पे लिख दें कि एंडोथर्मिक है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस में एनर्जी दिया जा रहा है। तो ये मेंशन करिए ना, तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन को मेंटेन कर दीजिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, कैटलिस्ट को मेंशन करिए कि कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रेसिपिटेट है तो आप इसे इस तरीके से मेंशन करिए, कोई गैस है तो उसको इस तरीके से मेंशन करिए कि उड़ रहा है, ये प्रेसिपिटेट बैठ रहा है जमीन पे यानी कि बॉटम में बैठ जा रहा है। तो ऐसे करके आप मेंशन अगर कर देते हैं तो ये आपको बता देता है कि जितने भी लिमिटेशन है उसका रेक्टिफिकेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। एनर्जी चेंजेस हो रही है तो आप लिखिए, है ना। तो कोई भी कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो भी लिखिए, तो लिखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के उसकी रेक्टिफिकेशन हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप रिएक्शन देखना चाहें डिफरेंट तरीके के तो आप दिखा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात करता हूं, तो जो रिएक्शन अभी मैंने लिखा था 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस ले लेता हूं प्लस यहाँ पे O2 गैस ले लेता हूं। ये वाला जब यहाँ पे बनेगा तो ये H2O बन जाएगा, वो 2 टाइम्स H2O बनेगा जो कि लिक्विड स्टेट में बनेगा, और ये ढेर सारा एनर्जी रिलीज कर देता है, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं 572 किलो जूल पर मोल में एनर्जी यहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जब ये मिला तो
तो ये बन के निकला है, तो इसीलिए यहाँ से माइनस हुआ है तो इधर जाके पॉजिटिव साइन के साथ में आ गया, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो पता चल गया ना इससे कि एक्सोथर्मिक है ये, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई रिएक्शन लिखते हैं कि N2+3H2, ये क्या है, अमोनिया बनाने का मेथड है ना। लेकिन अमोनिया ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर मेंशन करना पड़ता है, फिर यहाँ पे कैटलिस्ट मेंशन करना पड़ता है कि आयरन और मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में ये चीज होता है ना। प्रेशर इसमें मेंशन करना पड़ता है कि 200 ATM के साथ में प्रेशर मेंशन करना पड़ता है, तब जा करके यहाँ पे अमोनिया बनता है बेटा। और ये एक्सोथर्मिक है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे इतना कैलोरी हीट है ना, कैलोरी हीट यहाँ पे रिलीज होता है, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, समझ रहे हो। तो ये कितना आसान है, लेकिन ये चीज मेंशन करना पड़ेगा तभी इसकी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है तो रिएक्शन को ऐसे मेंशन करिए, ये देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, जबकि सिंगल एरो जो होता है वो ये होता है क्या, इरिवर्सिबल। सिंगल एरो क्या कहता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता, है ना। तो ये वाला जो है बेटा, ये जो साइन आप लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, रिवर्सिबल के लिए लिखते हैं, जबकि ये वाला क्या लिखते हैं, इरिवर्सिबल के लिए लिखते हैं। तो आई थिंक आपको इस रिएक्शन के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिए हैं, मतलब केमिकल इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे लास्ट में हम रिडॉक्स रिएक्शन को इत्मीनान से बैलेंसिंग करेंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हमारा मेन मोटो यही होता है इस चैप्टर को पढ़ने का, कि हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाएं, हम किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाएं, हम कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है ये बताना सीख जाएं, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, ये सब बताना सीख जाएं। एक्चुअल में इस मेन चैप्टर का मेन जो मकसद होता है यहां पे, वो यही चीज है। तो मेन स्टार्ट होने वाला है अब अगला लेक्चर से आपका मेन थीम इस चैप्टर का। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।